कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग अपने पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। इस वीडियो में जानेंगे आखिर किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है पाइपलाइनिंग, किस तरीके से वो काम करता है, उसके टाइप्स जानेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अपने न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेंगे, ये सारी चीज़ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग के पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि पाइपलाइनिंग आखिर काम कैसे करता है, किस तरीके से काम होता है पाइपलाइनिंग में और क्या क्या चीज़ अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए, ये मेरा कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। इससे मेरे स्टेजेस अटैच्ड हैं। ये मेरा स्टेज 1, मतलब आप समझ रहे हो, जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था स्टेज का मतलब क्या है। जैसे कार बनाने के लिए मेरे पास 4 दिन का अगर प्रोसेस है तो वहां पे 4 स्टेज हैं। वैसे यहाँ पे भी कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को कितने स्टेजेस लगेंगे, वो डिपेंड करता है कि कितने स्टेज वाला पाइपलाइनिंग में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आप ऐसा नहीं सोचना कि जितने ज्यादा स्टेज होंगे उतना जबरदस्त काम करेगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू तक के ही हम लोग को एक जबरदस्त स्पीड अप मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर अपना स्पीड अप डिक्रीज होने लगता है। ये मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो देखिए यहां पे किस तरीके से काम करता है। ये मेरा स्टेज 1। अब कई टेक्स्ट बुक में स्टेज को ऐसा भी बोलता है कि भैया ये बफर के साथ मिला के जो ये है ना, ये पूरा स्टेज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरली ये क्या होता है, ये मेरा स्टेज 1 है, ये मेरा स्टेज 2 है, ये मेरा स्टेज 3 है, ठीक है। और इसके साथ हर एक स्टेज के साथ लगा होता है एक बफर या फिर रजिस्टर, जो भी आपको दिया है। रजिस्टर या फिर बफर का काम क्या है, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करेगा। अब भैया क्यों जरूरत पड़ गई इसकी, तो भाई हो सकता है कि ये वाला जो स्टेज है मेरा वो जल्दी काम करे, बहुत स्पीड हो, और ये वाला स्टेज हो बहुत स्लो हो, तो हो सकता है। अब पाइपलाइनिंग का कांसेप्ट क्या बोलता है, इसका आउटपुट, एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज का इनपुट होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये तुरंत आउटपुट यहां पर से निकाल के दे रहा है और ये भैया रेडी ही नहीं है इसके इनपुट को लेने के लिए, इसके आउटपुट को लेने के लिए। तो ये तो भैया इसको बोलेगा ना थोड़ी देर रुक जाओ, तो भैया ऐसे बोलने से काम चलेगा क्या? नहीं, इसको उस रिजल्ट को कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो कहां स्टोर करेगा? इसी के लिए क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टोरेज होता है, जिसको अपन बोलते हैं बफर या फिर रजिस्टर, वहां पे स्टोर करता है, ठीक है। और वहां से इनपुट लेता है, फिर अगला आउटपुट जनरेट करता है, फिर अगले वाले के लिए इनपुट होता है। आपको आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मेरा स्टेज S1 है, इसको मिला के अपन स्टेज S1 बोल रहे हैं। ये स्टेज S2 है, ये स्टेज SM है। आप आइडिया समझ रहे होगे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपके पास 1000 इंस्ट्रक्शन है, 1000 इंस्ट्रक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, ये मेरा स्टेज S1 है, स्टेज का डिले, ये मेरा स्टेज का डिले है, ये 10 नैनोसेकंड, ये 12 नैनोसेकंड, ये 13 नैनोसेकंड, ये स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3 होगा कोई बीच में, स्टेज 4 और ये स्टेज 5। मैं माना कि मेरे यहाँ पे 5 स्टेज वाला पाइपलाइनिंग है। ये मेरा स्टेज 1 का डिले है, स्टेज 2 का, स्टेज 3, स्टेज 4 और ये स्टेज 5। और हर स्टेज के साथ एक बफर का भी डिले होगा, जो कि यूनिफॉर्म मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे यूनिफॉर्म डिले है 1 नैनोसेकंड, 1 नैनोसेकंड, 1 नैनोसेकंड, इस तरीके से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मैं अगर पाइपलाइनिंग को यूज कर रहा हूं तो कितना मेरे को टाइम लगेगा किसी 1000 इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने में, तो कैसे निकालेंगे भैया? पहले वाले इंस्ट्रक्शन के लिए तो भैया अपने को पूरा टाइम लगेगा। कितना पूरा टाइम लगेगा? कितने स्टेज से वो पार हो रहा है भैया? 5 स्टेज से पार हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इनटू क्या करना होगा भैया? इनटू मेरे को करना होगा एक टाइम को। अब कितना टाइम मैं यहाँ पे सेट करूं, तो मेरे को यहाँ पे एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी को सेट करना होगा। क्यों सेट करना होगा? क्योंकि भैया अपना एम क्या है? अपना एम ये होता है पाइपलाइनिंग में कि मैं क्या कर जाऊं कि क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन कितना हो, 1। पहले वाले इंस्ट्रक्शन को छोड़ के बाकी सारे इंस्ट्रक्शन के लिए अपने को क्या लगे? एक ही क्लॉक लगे, एक ही क्लॉक लगे। इसका मतलब ये मेरा एक क्लॉक है, ठीक है, एक ही क्लॉक लगे, ये मेरा एम होता है। तो अपन ये कैसे अचीव करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करेंगे? तो भैया अपने को यहाँ पे ऑप्टिमल यहाँ पे टाइम लेना होगा। तो कैसे लें? तो भैया आपको यहाँ पे देखना होगा, आप खुद ही सोच के देखो कि यहाँ पे ये 10 नैनोसेकंड लगा रहे हैं, ये 12 नैनोसेकंड लगा रहा है, और ऐसे अगर मैं देखूं ये 13 लगा रहे हैं, ये 10 लगा रहे हैं, ये 14 लगा रहा है। तो आप खुद ही सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे सबसे छोटा वाला डिले लगा देता हूं, अगर 10 सेकंड का डिले अगर मैं सेट कर दिया, तो भैया ये तो 10 सेकंड में आउटपुट जनरेट कर दे रहा है, लेकिन ये 10 सेकंड में एक्सेप्ट करेगा क्या भैया? हो सकता है वो थोड़ा लेट लगा रहा हो, ठीक है, ये वाले स्टेज का डिले थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, ये वाले स्टेज का हो सकता है डिले कम हो, तो भैया ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा ना अगर मैं कम वाले को अगर सेट कर दूंगा। क्योंकि जो भी मेरा टाइम मैं यहाँ पे सेट करूंगा उसी का रिवर्स क्या होगा? मेरा फ्रीक्वेंसी होगा, उसी के हिसाब से हमारी क्लॉक जनरेट होगी। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं ऐसा क्या टाइम सेट करूं? इसका मतलब ये पिछले वीडियो के हिसाब से ये मेरा टाउ 1 है, ये मेरा टाउ 2 है, ये मेरा टाउ 3 है, ये मेरा टाउ 4 है और ये मेरा टाउ 5 है, ठीक है। ये टाउ मेरे को दिया हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे टाउ को कैसे सेट करना है? क्योंकि मेरा जो टीपी है, वो टीपी का फॉर्मूला भी अपन देखे थे, तो टीपी का फॉर्मूला क्या लिखे थे अपन? k + n-1 इंटू टाउ पी होता था, ठीक है, ये अपन फॉर्मूला लिखे थे पिछले बार, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले पे ये टाउ पी क्या होगा? टाउ पी को मैं क्या लूं? यहाँ पे ये तो इतने सारे टाउ पी दिए, तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम टाउ पी होगा उसको लेना होगा। उसको लेने से क्या होगी? कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है भाई। इसका 14 नैनोसेकंड लग रहा है, ये इसका 10 नैनोसेकंड में काम हो जा रहा है, लेकिन रख ले भाई, तू
4 नैनोसेकंड एक्स्ट्रा रख ले, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग मत करवा जाना, मतलब यहाँ पे गड़बड़ी मत कर देना। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो मैक्सिमम वाला डिले होता है स्टेज का डिले, उसको सेट करते हैं, उसके हिसाब से अपनी क्लॉक को सेट करते हैं। आपको आइडिया समझ में आया? तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। तो ये टाउ पी यहाँ पे कितना हो जाएगा, टाउ पी होगा यहाँ पे 14 नैनोसेकंड। तो चाहे तो अपन सीधा यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हैं। 5 मेरे स्टेज हैं प्लस इंस्ट्रक्शन कितने हैं मेरे, इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे मेरे n-1, ये 5 स्टेज हैं, इंस्ट्रक्शन है मेरे n-1, मतलब 1000 - 1 इज 999 इंटू टाउ पी क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्टिमल टाउ पी हो जाएगा 14 नैनोसेकंड। इसको सॉल्व करोगे तो आपका टाइम ऑफ पाइपलाइनिंग आ जाएगा। और चाहो तो आप कंसेप्ट से भी जा सकते हो। कंसेप्ट क्या बोलता है, पहले वाले इंस्ट्रक्शन के लिए 5 स्टेज है और एक में स्टेज में मेरे को डिले कितना लगेगा, 14 नैनोसेकंड का लगेगा। रेस्ट ऑफ द 999 इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने डिले खाएंगे भाई, वो मेरा कितना डिले खाएगा, एक ही क्लॉक साइकिल लगेगा मेरे को, एक ही क्लॉक साइकिल लगेगा और क्या 14 नैनोसेकंड यहाँ पे मेरे को उसका लगेगा। तो ये तो वही चीज लिखा हुआ है जो यहाँ पे लिखा है। तो आप कैसे भी जा सकते हो, कंसेप्ट वाइज जा सकते हो, और जैसा मैं आपको फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, सीधा अगर फॉर्मूला लगाते हो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये चीज आप समझ गए, बहुत बढ़िया। तो अगर मेरे को यहाँ पे सेट करना है फ्रीक्वेंसी को, मेरे को अगर यहाँ पे सेट करना है तो कैसे सेट कर सकता हूँ भाई। एक चीज और, एक चीज जो आप यहाँ पे मिस मत करना, ये कब के केस में, जब अपने को यहाँ पे डिले, ये बफर के बीच का डिले ना दिया हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको हो सकता है बफर का भी डिले दे दे। तो अगर आपको यहाँ पे बफर का इस तरीके से डिले दिया हुआ है तो उस केस में आपको यहाँ पे टाउ क्या लेना होगा, सिर्फ 14 नैनोसेकंड नहीं लेना है, अपने को क्या लेना है, 15 नैनोसेकंड लेना है। ठीक है, उस केस में यहाँ पे अपने को डिले को भी ऐड करना है, तो 15 नैनोसेकंड अपना टाउ पी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा 13 नैनोसेकंड है इस स्टेज का डिले, इस स्टेज का डिले 11 नैनोसेकंड है। आप आइडिया समझ रहे होगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, इसको भी अपने को ऐड करना है, क्वेश्चन बनाएंगे और क्लियर होगा। बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा था कि आखिर किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी को सेट करना है, यहाँ पे क्योंकि डिले भी है, तो 14 + 1 इज व्हाट, 15 नैनोसेकंड। तो फ्रीक्वेंसी इज 1/15 नैनोसेकंड। इस तरीके से अपन सेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 स्टेज पाइपलाइनिंग से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसका आर्किटेक्चर आखिर किस तरीके से काम करता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे काम होता है, ये एक्सटर्नल एड्रेस लेता है इनपुट में। ठीक है, और ये जो एमपीसी है, एमपीसी का मतलब माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर, ये क्या करता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन ये बताएगा कि अगला वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन सा फेच करना है। मेरे को ये बताता है कि अगला माइक्रो इंस्ट्रक्शन कौन सा फेच करना है। ठीक है, कंट्रोल मेमोरी क्या करता है, ये सारे के सारे जितने भी हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन है सारे के सारे ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। ये क्या देगा हम लोग को, ये फेच करके दिया और इसको अपन यहाँ पे स्टोर मारे, तो ये मेरा स्टेज 1 हो गया। उसके बाद स्टेज 2 में यहाँ पे क्या होगा, ये एमआईआर ये क्या करेगा, ये भी स्टोर करेगा मेरे माइक्रो इंस्ट्रक्शन को। यहाँ पर से हम लोग का जो आउटपुट आ रहा है ये हम लोग के यहाँ पे इनपुट में स्टोर होगा, और ये जब स्टोर होगा तो यहाँ पे एक डिकोडर लगा होगा। ठीक है, डिकोडर यहाँ पे लगा होगा और यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर होगा। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, अगले एड्रेस का लॉजिक हम लोग को जनरेट करके देगा। ठीक है, और अगले एड्रेस का लॉजिक अपने को, अगर हम लोग को ब्रांच एड्रेस चाहिए, मतलब एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को चलाना है, ठीक है, तो यहां पर से अपन फिर से उसको इनपुट दे देंगे ताकि लगातार वो अपना चलता रहे। ठीक है, तो यहां पे जनरली एक मल्टीप्लेक्सर लगाया जाता है। तो मैं इसको आगे मशीन इंस्ट्रक्शन जो आपको बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। बस यहां पे मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा था। और यहां पे डिकोडर क्या करेगा, अपना जनरेट करके देगा कंट्रोल सिग्नल को। ये मेरा स्टेज S2 का काम हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक आर्किटेक्चर समझा रहा था। अभी एकदम अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग। तो भाई बहुत सिंपल है कि अपने पास यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग होते हैं। पहला जो टाइप है वो है लीनियर पाइपलाइन, इसको अपन स्टैटिक पाइपलाइन भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो नॉन लीनियर पाइपलाइनिंग, जिसको अपन डायनेमिक पाइपलाइनिंग भी बोलते हैं। एसिंक्रोनस है तीसरा, और चौथा है हम लोग का सिंक्रोनस। तो एक एक करके बात करते हैं। एकदम सिंपल है, देखो यहाँ पे मेरे स्टेज S1 S2 S3 एक ही साइड से इनपुट आएगा, एक ही साइड से आउटपुट निकलेगा। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पाइपलाइनिंग या फिर स्टैटिक पाइपलाइनिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस पाइपलाइनिंग परफॉर्म करता है ओनली वन स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, एक ही इसकी फंक्शनैलिटी है, एक साइड से इनपुट आएगा, एक साइड से आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट अपना किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो भैया रिजर्वेशन टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा। स्पेस टाइम डायग्राम आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा मैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। स्पेस टाइम डायग्राम आपको बनाना सिखाऊंगा, एकदम जल्दी से उसके क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन टेबल कुछ होता है, मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से अपने को बनाना होगा, ये सब आपको बताऊंगा क्वेश्चन पे, तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा देखते हैं नॉन लीनियर पाइपलाइनिंग में। तो यहाँ पे दिस पाइपलाइनिंग कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शनैलिटी। इसका मतलब क्या, इनपुट तो आपका एक ही जगह से आ रहा है, लेकिन आउटपुट आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर से आउटपुट निकालो, यहाँ से आउटपुट निकालो, यहाँ से आउटपुट निकालो, यहाँ का आउटपुट यहाँ का इनपुट दे दो, यहाँ का आउटपुट यहाँ का इनपुट दे दो, मतलब कैसा भी काम आप करा सकते हो। ठीक है, और जितने आउटपुट होंगे उतना ही अपना रिजर्वेशन टेबल बनेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। इट कंसिस्ट फीड फॉरवर्ड एंड फीड बैकवर्ड कनेक्शन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कहीं का भी आउटपुट अपन कहीं पे भी इनपुट लगा सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। थर्ड टाइप देखते हैं इसका।
थर्ड देखते हैं एसिंक्रोनस पाइपलाइनिंग। तो यहाँ पे कैसे काम होता है भाई, जैसे अपन कंप्यूटर नेटवर्क में जानते हैं टीसीपी के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, हैंड शेकिंग का जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, तो टीसीपी जैसा काम करता है, बिल्कुल वैसा ये काम करता है। कैसे, तो भैया यहाँ पे हैंड शेकिंग, 3 वे हैंड शेकिंग होता है, ठीक है। इन दिस पाइपलाइनिंग ऑपरेशन कैसे होता है, 3 वे हैंड शेकिंग से होता है। कैसे, तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे रेडी सिग्नल ये जनरेट करेगा कि आप रेडी हो, उसके बाद ये इनपुट देगा और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट मिलने पे ये अगला आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। रेडी दिया, इनपुट लिया, एक्नॉलेजमेंट जनरेट किया, रेडी सिग्नल भेजा गया। अगर ये रेडी है तो ये क्या करेगा, इनपुट देगा, उसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भैया रेडी, आउटपुट मेरा जनरेट हो गया। इस तरीके से यहाँ पे काम होता है, ठीक है। आप आइडिया समझ रहे होगे। और सिंक्रोनस के केस में कैसा काम होता है, तो अभी जो मैं आपको बताया स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में कि क्या काम होता है, जनरली जो अपन यूज करते हैं वो कौन सा, ये वाला है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। इन दिस पाइपलाइनिंग द ऑपरेशन आर इनिशिएटेड बेस्ड ऑन द क्लॉक। तो क्लॉक के बेस में यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में बता रहा था। तो यही अपना जनरली यूज किया जाता है और इसी के बेस पे हमने को क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो अपन एक एक करके क्वेश्चन में बहुत अच्छे से देखेंगे। ये मेरा स्टेज S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है। इस तरीके से देखो मेरी क्लॉक जनरेट हो रही है, ठीक है। ये मेरा स्टेज डिले, देखो ये मेरा स्टेज डिले और ये मेरा दूसरा बफर डिले। देखो जितने स्टेज है उतने बफर है। और कई बुक में इस यहाँ पे लगाता है बफर को पहले लगाता है और कई बुक में बाद में लगाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। जितने स्टेज होंगे उतने बफर होंगे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये स्टेज डिले, ये बफर डिले, स्टेज डिले, बफर डिले। और इसको आप लैच भी बोल सकते हो ना, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है। इंटरमीडिएट स्टोरेज के फॉर्म में लैच भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है, बफर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टोरेज है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताया कि ये कैसे काम करता है, ये चीज तो अपन समझ लिए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर कोई डिले दिया ही नहीं है तो जो मेरा टाउपी होगा वो तो एज इट इज वही होगा जो कि मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में यहाँ पे बता रहा था। देखिए अगर यहाँ पे कोई डिले दिया नहीं है तो मेरा जो टाउपी का जो वैल्यू होगा, ये टाउ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा 10 नैनोसेकंड हो जाएगा। और अगर डिले दिया हुआ है तो अपने को क्या करना होगा, ये 11 नैनोसेकंड हो जाएगा। यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे डिले नहीं है तो ये एज इट इज स्टेज डिले के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर डिले है तो अपने को यहाँ पे बफर डिले भी ऐड करना होगा, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ और भी टाइम दिया है, सेटअप टाइम वगैरह भी अपने को अगर दे के रखा है, जो कि जनरली नहीं देता है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में अगर दे दे तो उसको भी आपको यहाँ पे ऐड मारना होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चीज आप नहीं भूलना। उसके बाद अगर नॉन यूनिफॉर्म स्टेज डिले हुआ, जैसे यहाँ पे अगर नॉन यूनिफॉर्म स्टेज डिले होता है तब क्या करें, पहले वाले में 2 नैनोसेकंड है, दूसरे वाले में 5 नैनोसेकंड है, तीसरे वाले में 4 नैनोसेकंड है, अगले वाले में 1 नैनोसेकंड है। जैसा इस केस में मैं आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, 13 है, 10 है। तो भैया आखिर टाउ आखिर में ले क्या, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे टाउपी में आखिर हम लोग ले क्या, भैया ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम ऑफ जो भी होगा वो होगा मेरा टाउपी। आपको आइडिया समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो भी मैं आपको बताया स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में वो पूरा समरी था, ये मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ ना हो, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, इफ बफर विथ यूनिफॉर्म डिले को अगर अपने को इंक्लूड करना है तो जो मेरा टाउपी होगा वो क्या होगा, जो भी मेरा मैक्सिमम वाला होगा, ये देखिए, ये जो भैया हम लोग देखें, ये टाउपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ ऑफ, ये स्टेज डिले है मेरा, ये स्टेज डिले। तो अपने को क्या करना हो, टाउपी कैसे निकालें, जो भी इसमें से मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हो जाएगा मेरा टाउपी का वैल्यू, और यही टाउपी का वैल्यू अपने को क्या करना होगा, ऐड मारना होगा। तो अगर अपने को यहाँ पे यूनिफॉर्म डिले दिया हुआ है तो अगर मेरे को टाउपी निकालना है तो जो भी मेरा टाउ मैक्स होगा उसको आप यहाँ पे टाउ एल मतलब लैच का जो भी डिले है उसके साथ ऐड मार दोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा, क्वेश्चन में एकदम एक बार में आपको चीजें समझ में आएंगी कहां पे क्या करना है। अभी के लिए बस ये सारे फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अगले लेसन में जब मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो ऐसा ना लगे कि भाई ये तो अपने को पता ही नहीं है, ठीक है। ये होता है, क्वेश्चन देखेंगे उसमें एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा फिर किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नॉन यूनिफॉर्म स्टेज डिले में अपने को क्या करना है, जो स्टेज डिले है और अपना जो लैच का डिले है इसको ऐड मारना है। ऐड मार के क्या करना है, जितना भी अपना मैक्सिमम हो, मतलब हर स्टेज का यहाँ पे अपने को लेना होगा, जो भी अपना मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको अपने को लेना है, ठीक है। एकदम अच्छे से अगर आपको नहीं समझ में आ रही, ये एग्जांपल से ही समझ में आएगा, मैं आप समझ रहा हूं यहाँ पे, लेकिन ठीक है मैं आपको यहाँ पे बस बता दिया, एग्जांपल जब हम लोग देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको भी यहाँ पे जल्दी से खत्म कर लेते हैं। पीसीआर, पीसीआर क्या होता है, परफॉर्मेंस अपॉन कॉस्ट रेशियो, परफॉर्मेंस टू कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं इसको। परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्रीक्वेंसी के टर्म में। कॉस्ट को कैसे मेजर करेंगे, सीके इसको हम लोग बोल दिए। कैसे इसको निकालें, देखिए बहुत सिंपल है, ये मेरे अगर
मैं बोलूँ 3 स्टेज है मेरे, ठीक है 3 स्टेज है तो मेरे 3 बफर होंगे, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ टोटल स्टेज का डिले अगर t है और अगर नंबर ऑफ स्टेजेस अगर मेरे k हैं तो एक स्टेज का डिले कितना हो जाएगा, t/k हो जाएगा, ठीक है। और बफर डिले अगर मैं d लिया तो मेरा टाउ p कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड मार दो भाई, मार दिया, ठीक है, ये भी आप समझोगे। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 1/τp होता है, ये भी आप समझ गए होगे, ठीक है, यहां तक के कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग का मेन मोटो क्या है, ये k0 का वैल्यू निकालना, k0 का वैल्यू निकालना। ये मेरा स्टेज, नंबर ऑफ स्टेज कितने मैं लूं कि मेरे को ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिले, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड अप मिले, ये मेरा मुद्दा है। यहाँ पे कैसे निकाला जाए इसको, भाई बहुत सिंपल है। तो अब मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगा, कॉस्ट मैं कैसे निकाल सकता हूं, जितना भी मेरा स्टेज का कॉस्ट पड़ेगा और जितना ही मेरा बफर का कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे k नंबर ऑफ स्टेजेस हैं और ये मेरा क्या है, बफर का कॉस्ट, एक स्टेज का बफर का कॉस्ट अगर मेरा h है तो k नंबर ऑफ स्टेजेस में kh हो जाएगा, ये भी समझ गए। पीसीआर क्या हो जाएगा भाई, परफॉर्मेंस बाय कॉस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, ये आया अपना फ्रीक्वेंसी और ये आया अपना कॉस्ट, ठीक है। इसको अगर मैं ले लेता हूं 1/p तो p का वैल्यू मेरा ये आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के अगर ये मेरा आया है, ये 1/ ये चीज, ये पूरा चीज मेरा अपॉन में है, 1/ ये पूरा चीज है, ठीक है, 1/p। तो ये p को मेरे को क्या करना होगा, अगर मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मेरे को मिनिमाइज करना होगा। भाई मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लगाएंगे। भाई कुछ नहीं किया हूं मैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया हूं, dp/dk कर दिया हूं, कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन क्लास 1 2 में आप जो भी पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, तो ये डिफरेंशिएशन मारा हूं, यहाँ पर से इक्वेट कर देते हैं 0 से, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट आपको पता होगा। इसको इक्वेट कर दिया, k का वैल्यू निकाल लिया अपन, तो k का वैल्यू आपके सामने आ गया √/tc/dh। तो इतना ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ स्टेजेस होता है, इससे ज्यादा अगर आप स्टेज लोगे तो आपको वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं जबकि खराब परफॉर्मेंस मिलने लगेगा। आपको आइडिया समझ में आया, तो ये आप ध्यान रखना। डेरिवेशन आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कैसे किए हैं, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो है नहीं, बहुत सिंपल सही था। tc/dh, t क्या है वहां पे, टोटल स्टेज डिले टाइम है, c क्या है, टोटल स्टेज का कॉस्ट है, h क्या है मेरा बफर का कॉस्ट है और d क्या है मेरा बफर का डिले है। ये चीज आप समझ गए होगे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं ये सारे फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं पिछले 2 वीडियो में, ठीक है। तो इसको आप देख लो, एक बार नोट कर लो कहीं पे, अगले वीडियो में इसको एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा और अगले वीडियो से अपन चालू करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन लगाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन लगाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जब तक के कंसेप्ट एकदम पक्का नहीं हो जाता पाइपलाइनिंग का, आप कैसा भी क्वेश्चन ना बना लो तब तक के अपन क्वेश्चन करते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिए, अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगा, वहां पे अपन सीधा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, गेट एग्जाम के प्रॉब्लम लगाएंगे, बुक वगैरह के जितने भी क्वेश्चन मेरे को मिलेंगे सब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं। अगर आपको मेरा एफर्ट ठीक लग रहा हो, अगर चीजें समझ में आ रही हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, थैंक यू।